Hello and welcome to all of you. And today we are going to discuss about the H1 visa. And in this episode, we are going to invite once again Sanjay sir and Pranay sir. He is extensively covered all these topics throughout the year. And I can say that he is not a lawyer, but he has a very vast experience in this field. So if you are looking for H1B kind of information right now, which we are going to, you can see that what is happening in this 2023 H1B visa lottery round, what kind of fraud is going to happen and what is going on, what we will going to see in the upcoming months. So all those kind of updates we are going to cover in this video, and I hope you will going to enjoy it. So I would like to invite both of my speakers, Sanjay sir and Pranay sir. You are on the screen. Hello, sir. Hello, Prince. Hello, Pranay. Hello, Prince. Hello. Hello, sir. You must be aware with, and I hope my audience is also aware with what is going to happen in this last 1 and 2 week, where we saw a lot of negative nuance about the H1B visa process. Mhm. So here, to set the context for the our audience, I would like to ask you, sir, what is H1B visa, and then you can explain why we are hearing about the H1B visa fraud for applications submitted in March 2023. What is the issue as per US ICS? Okay. So I'll cover the first part Yes. first. So H1B visa basically is a visa that is issued by USA, और उसमें basically in case someone wants to go to USA and work for a company, then you need to find a USA company which can be your sponsor and employer for the H1B visa. तो H1B visa में basically उसमें स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, वो मैं थोड़ा कवर करना चाहूँगा. सिंपली ये है कि ये यूएसए के द्वारा एक वर्क वीसा है जो बेसिकली आउट ऑफ यूएसए किसी भी कंट्री से कोई भी अप्लाई कर सकता है. बट आपके लिए H1B वीसा कोई ना कोई यूएस बेस्ड कंपनी ही अप्लाई कर सकती है. एज अ एम्प्लॉई या एज अ रिसोर्स आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एक लिमिटेशन है. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एन यूएसए कंपनी जो आपको हायर करने में इंटरेस्टेड हो इन फ्यूचर इन यूएसए. तो आपको हायर करने के पहले वो आपकी H1B वीसा प्रोसेस करती है. अब है कि H1B वीसा की लिमिटेशंस क्या है और थिंग्स अराउंड दैट. तो H1B वीसा इज बेसिकली दैट कैटेगरी ऑफ वीसा जिसको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीसा. नॉन इमिग्रेंट मतलब आप यूएसए में जाके बसने नहीं जा रहे हो, आप वहां सिर्फ काम के लिए जा रहे हो. जब काम खत्म हो जाएगा तब आप वापस आ जाओगे. इसी कारण से H1B वीसा में एक पीरियड दिया जाता है कि टोटल आपका जो स्टे होगा विद इन यूएसए व्हाइल वर्किंग देयर, वो टोटल आपका मैक्सिमम 6 इयर्स होगा. ठीक है. अच्छी चीज ये है कि उस 6 साल के अंतराल में यदि आप मान लीजिए आप जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप यदि 6 साल में 6 बार इंडिया आए और एक एक महीना यहाँ पे रहे, तो जो आपका इंडिया का स्टे है वो काउंट नहीं होगा वो टोटल 6 इयर्स में. यदि आप 6 साल में 6 महीने आप आउट ऑफ यूएसए रहे, तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो बेसिकली 6 माइनस 6 मंथ्स 5.5 ही लिया जाएगा. तो जो भी आपका टोटल 6 इयर्स ऐसे मिलेगा शुरू से लेके, वो आपका बाद में वो एड ऑन हो जाएगा. मीन्स व्हेन यू आर आउट ऑफ यूएसए देन दैट इज नॉट काउंटेड एज ए स्टे. फिर वो आपको बाद में एक्सटेंशन जब आप करते हो फ्यूचर में H1 में, तो वो एड ऑन हो जाता है. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि इसको बोलते हैं समथिंग कॉल्ड ड्यूअल इंटेंट वीसा. ड्यूअल इंटेंट का मतलब ये होता है कि कुछ वीसा ऐसे होते हैं जैसे F1 है, B1 B2 है, उसमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप यूएसए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या स्टूडेंट हो या ट्रेनिंग या जो भी हो, और आप ये प्रूफ देते हो कि यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री. ठीक है. H1 में ये नहीं होता है. तो जो पहला वाला एग्जांपल है B1 B2 J1 उसको बोलते हैं सिंगल इंटेंट वीसा. H1 जो ड्यूअल इंटेंट वीसा है उसका मतलब ये है कि आप काम करने के इंटेंशन से जा रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इफ यू लव द कंट्री, यू लव द वर्क एंड व्हाटएवर इज द रीजन यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन यूएसए, तो आप वहां पे एक परमानेंट कार्ड का ऑप्शन होता है जिसको पहले ग्रीन कार्ड बोलते थे, सो दैट नेम इज स्टक विद इट नाउ. बट तो आप एक ग्रीन कार्ड अपना निकाल सकते हैं जिसमें बेसिकली ये है कि आपकी एक अलग से एप्लीकेशन होती है. वो होता है कि आप ग्रीन कार्ड इज मोर लाइक अ इमिग्रेशन वीसा. तो H1 इज ए नॉन इमिग्रेशन वीसा और GC इज ए इमिग्रेंट वीसा. तो बेसिकली आप जब इमिग्रेंट बनना चाहते हैं, आप माइग्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम योर कंट्री टू यूएसए, तब आप वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं.
ठीक है। तो H1B में ही ये पॉसिबल है। यदि आप B1 B2 में जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल इंटेंट वीसा है। H1B एक ड्यूअल इंटेंट वीसा है, और इस कारण से आपको सिर्फ जाके वहाँ 6 साल काम करना है या 3 साल काम करना है, वापस आना है, यू कैन डू दैट। यदि आप वहाँ पे जाके चाहते हो कि नहीं, अब मुझे अब यहीं पे रहना है फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन रिलेटेड जो वीसा है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस जो बोलते हैं, वो आप इनिशिएट कर सकते हो। और एक बार वो आपको इनिशिएट हो जाता है तो ग्रीन कार्ड में जनरली मिलने में काफी टाइम लगता है। वी ऑल नो अबाउट दैट। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी कवर करेंगे। बट मान लीजिए ग्रीन कार्ड आपको इस साल मिल गया है, तो 5 साल ग्रीन कार्ड में रहने के बाद आप एलिजिबल बनते हैं कि आप यूएसए में आप यूएसए की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है। तो सिटीजनशिप मिलने पे फिर होता है कि आपको आपकी जो होम कंट्री है, जैसे हमारे केस में इंडिया हुआ, तो वहाँ का आपको पासपोर्ट जो है वो फोरगो करना पड़ता है। यू लूज द, बिकॉज इंडिया डजंट अलाउ कि आप दो दो पासपोर्ट रख सकते हैं दो कंट्री के, क्योंकि डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो उस केस में क्या है कि आपको पासपोर्ट जो है यूएसए से मिलेगा, फिर इंडिया का पासपोर्ट आपका चला जाएगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब बॉटम लाइन में बोलना चाहूंगा तो H1B इज मोर लाइक अ नॉन इमिग्रेंट ड्यूअल इंटेंट वर्क वीसा। यूएसए की एक कंपनी आपके स्पॉन्सर एम्प्लॉयर की तरह काम करती है, और जब आपका वीसा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वीसा आपको मिल जाता है, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें थोड़े से और डिटेल होते हैं, बट मैं बहुत नहीं जाऊंगा। शुरू में ही 6 साल का पीरियड नहीं मिलता है। शुरू में आपको 2 साल या 3 साल का पीरियड मिलता है। जब आपका वीसा स्टाम्प होके आता है तो जनरली 3 साल का मिलता है, और 3 साल जब कंप्लीट होने वाले होते हैं तो इन लास्ट 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, जो भी आपका पीरियड बचा हुआ है, 3 साल या 3.5 साल, बेस्ड ऑन कितना आपने टू एंड फ्रो किया, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड H1 एक्सटेंशन। ठीक है। सो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे कि H1B वीजा क्या है और इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, कि किस तरह की डुअल इंटेंट और सिंगल इंटेंट काइंड ऑफ वीजा होती है। हम्म, जो हमारा सेकेंड सवाल था सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पर्पज से, जॉब वीजा हो या इमिग्रेशन, हम्म। अंततः वो इमिग्रेशन में ही तब्दील होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों का यही मन होता है। हाँ, सो इंडियंस का इसकी वैसे वजह है। से जो, यस सर, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। हम्म, तो ऐसे में जो H1 वीजा है उसकी बहुत सारी लोगों की इच्छा है कि वो जाएं H1 हम्म, वीजा के थ्रू, हम्म, और जब बहुत ज्यादा डिमांड है अप्लाई के लिए तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ते हैं। हम्म, और जैसा कि इस बार आपने सुना होगा कि H1 वीजा फ्रॉड में जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है मार्च 2023 में, रिपोर्ट भी आया है गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, राइट, जहाँ पे कुछ फ्रॉड की चांसेस डिटेक्ट की गई है। राइट, तो वो राइट। यूएससीआईएस की तरफ से क्या इशू है, जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और लोगों को बताया गया कि काइंड ऑफ जो नई कुछ कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के साथ जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक जो यूएससीआईएस जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है यूएसए की तरफ से सारे वीसा को प्रोसेस करने के लिए, इंक्लूडिंग H1B, तो उनके तरफ से एक वेल नोन कम्युनिकेशन है जो काफी पब्लिक फोरम में भी है। उसके हिसाब से जो जिन लोगों ने मार्च 2023 में H1B वीसा अप्लाई किया है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज ये है कि ट्रेंड जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चला गया है, और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो Okay. यदि यूएससीआईएस का जो पब्लिश डेटा है उसके हिसाब से लें तो अभी करीब 7,58,000 लोगों ने एलिजिबल रजिस्ट्रेशन फाइल किए थे मार्च में, जो विंडो था Okay. 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में। और उसमें से जो 3,50,000 है, सिर्फ 3,50,000 के आसपास के लोग ही जो है जिन्होंने अपना सिंगल एप्लीकेशन किया है। तो बाकी जितने बचे 4,08,000 के आसपास, उन लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशंस डाला है। ठीक है। तो हालांकि हम नन ऑफ अस आर लॉयर एंड वी हैव अ डिस्क्लेमर कि हम इसको एज अ कोई लीगल नॉलेज के हिसाब से इसको शेयर नहीं कर रहे, बट वी आर शेयरिंग वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में हम उसी के बेसिस पे बस अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस बाय एनी मींस। तो इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि करीब 4,08,000 out of 7,80,000, which is a huge number. It's more than 50%, right? तो उतने Yes, sir. सारे लोगों ने एक से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल किया है। अब ये सवाल ये हो सकता है कि 1,00,000 एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल करना क्या प्रॉब्लम है क्या? तो यदि मैं यूएससीआईएस के
वेबसाइट के इंफॉर्मेशन से उसके हिसाब से बोलूँ कि मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई करना एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन कैन हैव मल्टीपल कंपनीज विच कैन स्पॉन्सर हिम और हर। लेकिन प्रॉब्लम यूएससीआई के हिसाब से वहां पे होता है जहां पे द इंटेंट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग दिखता है। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे किस केस में मल्टीपल एप्लीकेशंस रॉन्ग होगी, तो मान लो लास्ट ईयर किसी पर्सन एक्स ने एक कंपनी वाई को अप्लाई किया, ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, बोथ ऑफ देम टॉक्ड एंड एग्रीड कि H1 होगा। अब कंपनी वाई ने क्या किया, दे सेड कि चूंकि लॉटरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, तो मैं आपका कुछ मेरी रिलेटेड कंपनीज हैं, कॉल इट सिस्टर कंपनी या वॉट एवर इट इज, रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके थ्रू भी मैं आपका फाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो यदि वाई कंपनी ने एक्स पर्सन के लिए अपनी बहुत सारी सिस्टर कंपनीज Y1, Y2, Y3, Y4 एंड व्हाटएवर यू नेम देम, उनके साथ मिलके उस पर्सन के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस किया है, तो वो रॉन्ग है। वो यूएसए के हिसाब से एक इंटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से दिस इज मोर लाइक ऑलमोस्ट लाइक रिगिंग ऑफ द सिस्टम। आप उसका अनड्यू एडवांटेज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हुआ ये था कि ये कुछ चीजें हो रही थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि यूएसएस को पता नहीं था, और पता होगा भी। वी ऑल आर स्पेकुलेटिंग, क्योंकि हम यूएसएस के सिस्टम में तो है नहीं। लेकिन यदि आप यूएससीआईएस का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से देखें, तो जो मल्टीपल एलिजिबल रजिस्ट्रेशंस थी वो 2021 में जो अप्लाई हुआ था, 2021 के कैप के हिसाब से, तो 28,000 था। और 2022 के, और मतलब मार्च 2020 में जो अप्लाई हुआ था उसमें 28,000 था। मार्च 2021 में जो एप्लीकेशन हुए थे उसमें वो 90,000, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। और मार्च 2022 में जो सो मार्च 2020 हो गया 28,000, मार्च 2021 हो गया 90,000, मार्च 2022 हो गया 1,65,000। तो वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का डबल हो गया। उसके बाद इस साल कुछ ज्यादा ही, मतलब जिसको अति बोलते हैं वो ज्यादा, तो वो बेसिकली 1,65,000 जो मल्टीपल एप्लीकेशंस थे वो 4,08,000 चले गए। तो इसके चलते क्या है कि वो आप कह सकते हैं कि एक जो गलती हो रही है वो मतलब एक उस लेवल पे चला गया है जो कोई भी यूएससीआईएस या कंट्री उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार इतना इतना गलती हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी चैलेंज है, और कुछ लूप होल्स है, उसको लोग चलो थोड़ा मिसयूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चलता है, दैट आल्सो नीड्स टू बी स्टॉप। बट उसको एक दूसरे ढंग से हैंडल करने की वजह अभी क्या है, उनको पूरा हेड ऑन लेना पड़ रहा है उसको, बिकॉज इट कांट बी इग्नोर्ड। एंड दैट is explained by the fact that कि USCIS की डायरेक्ट कम्युनिकेशन सारे एम्प्लॉयर्स को गई है, जहां तक मुझे मालूम है। आई हैव टॉक्ड टू फ्यू एम्प्लॉयर्स कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, बिकॉज विद दैट वी आर टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट देम, जिनका इंटेंट ऑफ फ्रॉड बहुत ऑब्वियस होता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन है कि कैसे केसेस में फ्रॉड होंगे, कैसे केसेस में नहीं होंगे। बट मैं इन जनरल बोल सकता हूँ कि जिन्होंने भी मल्टीपल, जिनके लिए किसी कंपनी ने या जिन्होंने खुद भी मल्टीपल कंपनीज के थ्रू किया गया, दे शुड बी मोर कॉशियस अबाउट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैंने जो एग्जांपल दिया वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एज इफ कि जिस पर्सन एक्स ने अप्लाई किया था वाई कंपनी ने एक्स को बोल के बताया कि मैं Y1, Y2, Y3 में आपके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो मैंने सुना है कुछ लोगों से, एंड इवन सम ऑफ द लॉयर दे आर कवरिंग देयर इन YouTube वीडियो, कि द पर्सन एक्स डजंट इवन नो कि वाई ने Y1, Y2, Y3, Y4 से के लिए उनको अप्लाई किया है। तो ऐसे केसेस में जनरली लोग यही बोलते हैं कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग वेरी वेरी फिशी देयर, और ऐसे केसेस में यूएससीआईएस डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवर्स एक्शन लेगी। सो इट्स अ ग्रेट वर्ड ऑफ कॉशन मैं बोलूंगा। तो ये एग्जैक्टली ही इशू, तो आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत गलत हो रहा था इस बार दैट हैज गॉन ऑन सीरियस स्टेरॉइड्स, और वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये काइंड ऑफ टॉपिक ऑफ द H1 हो गया है फॉर नाउ, क्योंकि सभी जगह इसी की ही चर्चा है। और अभी अप्रैल मई जून में सबको अप्लाई भी करना होता है अपने एप्लीकेशंस के लिए। सो एवरीबडी इज कंसीडरिंग ऑप्शन, ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्रू देयर एम्प्लॉयर कि भाई
आपने मेरे लिए मल्टीपल एप्लीकेशन तो नहीं किया था। जिन्होंने डेलिबरेटली मल्टीपल एप्लीकेशन किया है, दे आर इंश्योरिंग कि जिस भी एक कंपनी को उन्होंने अप्लाई किया है वो उनके लिए कहीं बिना जाने बिना उनसे पूछे कहीं मल्टीपल एप्लीकेशन तो नहीं कर दिया। क्योंकि क्या होगा कि कहीं भी कोई भी फंसेगा तो उसका ट्रेसिंग तो हर लेवल तक जाएगा, जितने एम्प्लॉयज रिलेटेड हैं उनमें भी जाएगा, जो एम्प्लॉय है उसमें भी जाएगा। तो उसके डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। बट मोर और लेस बॉटम लाइन जस्ट टू कंक्लूड ये बोल सकते हैं कि इस बार जो सिंगल एप्लीकेंट अप्लाइंग टू मल्टीपल कंपनीज और दैट टू मल्टीपल रिलेटेड कंपनीज, वो उसकी आशंका बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि 4 लाख जब वो चला गया, जो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम तो सिर्फ 65,000 प्लस 85,000 सीट्स की बात करते हैं। इट्स ग्रेट मल्टीपल ऑफ दैट। तो उसके चलते व्हाट वी आर हियरिंग इनडायरेक्टली कि यूएसए की तरफ से काफी एक्शन से स्टार्ट हो गया है एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज बोथ दे विल हैव सम इफेक्ट आउट ऑफ दैट। ऑफ कोर्स इसका जो कम्युनिकेशन चैनल होगा यूएससीआईएस, वो डायरेक्टली कभी भी रिसोर्सेज को बात नहीं करती है, वो हमेशा एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही बात करेगी। तो कोई नोटिस जाए या कुछ भी एक्शन लिया जाए वो हमेशा एम्प्लॉयर को ही जाएगा। तो एम्प्लॉयज नीड टू कीप चेकिंग विद देयर एम्प्लॉयर्स, या जो भी उनके स्पॉन्सर्स हैं H1 के इस साल या इवन पहले के भी। इस साल जो हुआ है, एक चीज मैं बोलूंगा कि उसका पहले पे भी असर हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब केस खुलेगा तो वो उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे भी जाएगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, उसके लास्ट ईयर क्या हुआ था। तो मोर और लेस इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ही है, वी ऑल नो दैट। बट ये थोड़ा कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम का जो अति लेवल होता है उस लेवल पे चला गया, उसके चलते प्रॉब्लम। सो होपफुली प्रिंस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, वेरी वेल कवर्ड एंड आई होप ऑडियंस को समझ में आया होगा, जिन लोगों के भी बहुत सारे डाउट हैं इससे रिलेटेड। मैं चाहूंगा कि पढ़ने सर के भी कुछ क्वेश्चन है। सर आप ही अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू प्रिंस। संजय, आप जब H1B वीजा के बारे में बता रहे थे तो आपने ग्रीन कार्ड के बारे में जिक्र किया था। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कैंडिडेट H1B वीजा लगा के यूएस जाता है, वो कितने समय उसको यूएस वीजा H1B में रहना पड़ता है, उसके बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चन। कोई देखिए, H1B में कोई गया है तो पहले उसको कुछ महीने वहां पे जनरली, जो जिन लॉयर्स को मैं जानता हूँ अपनी कंपनी के थ्रू, वो ये बोलते हैं कि एक सब्सटैंशियल पीरियड तक आप वहां पे काम कर लें। और सब्सटैंशियल की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली बोलते हैं कि कम से कम 6 महीना से 1 साल आपको वहां पे H1B पे काम करना चाहिए, ताकि ये लगे कि आप वहां पे H1B के पर्पज से ही गए थे। ठीक है ना। और प्लस ये है कि यदि 6 महीने 1 साल वहां पे रहिएगा तो पर्सनल रीजन से भी मैं बोलूंगा आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं रहना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, मुझे मन लग रहा है, मेरी फैमिली को मन लग रहा है, मेरे बच्चों को मन लग रहा है। सो फॉर पर्सनल रीजन, प्रोफेशनली भी 6 महीना 1 साल रहने के बाद यू विल बी मोर श्योर अबाउट कि हाँ दिस इज द प्लेस आई वांट टू कंटिन्यू। लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है, बट डेफिनेटली ये बोला जाता है कि यदि आप H1 जाने के बाद 1 महीना 2 महीना में ही अप्लाई कर दिया तो ये जैसे लगता है कि आपने H1 का जो ड्यूअल इंटेंट है उसका आप शायद मिसयूज कर, आप शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि मुझे GC चाहिए, H1 एक रास्ता था उससे, उसमें कोई हानि नहीं है। बट उसमें क्या है कि कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बेसिकली यूएसएस की तरफ से ये एक RFE या सवाल हो सकता है कि 2 महीने में ही आपको कैसे पता चल गया कि आप यहाँ पे जो है वो ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसके लिए क्या है कि जब तक एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं होती है तो वो केस बहुत मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इवन इफ टेक्निकली यू कैन अप्लाई नेक्स्ट डे आफ्टर लैंडिंग देयर, बट लॉयर्स यही बोलते हैं कि कम से कम कुछ पे स्लिप्स जनरेट हो जाएं कुछ महीने के। उसके बाद क्या है कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करता है, आपको एसेसन वगैरह हो गया, कुछ टैक्सेशन वगैरह हो गया, तो यू आर इनटू द सिस्टम, आपकी थोड़ी हिस्ट्री होती है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट जाता है इफ एवरीथिंग इज ओके जीसी के एप्लीकेशंस में। प्लस ये है कि जो जीसी का इंटेंट होता है उसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा ये प्रूव करना पड़ता है कि आपने यूएस में रह के एक सब्सटैंशियल पीरियड में कुछ ऐसा प्रूव किया है कि जिसके चलते वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको लंबा यहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक केस प्रूव करना पड़ता है कि वाई समबडी वांट्स यू टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड। तो वो तभी होगा कि जब आपकी हिस्ट्री में वो दम हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया,
सब कुछ पीसफुल था, कोई इशू नहीं है, लॉ अबाइडिंग पर्सन है। तो ये सब मोर ऑफ अ क्या कहें कि इट्स नॉन लीगल कंसिडरेशंस, बट प्रैक्टिकली चीज़ों को ऐसे USCIS भी देखता है एज पर द इमिग्रेशन लॉयर्स। और जनरली वो ये बोलते हैं कि 6 महीना से पहले तो सोचना भी नहीं चाहिए। लाइक आई सेड, देयर इज नो लीगल बाइंडिंग, आप अगले दिन भी लॉयर्स और एम्प्लॉयर के साथ बोल के आप कर सकते हो। अब प्लस ये है कि एम्प्लॉयर भी मान लीजिए कल को मैं वहां पे गया किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, तो एम्प्लॉयर भी बहुत श्योर नहीं होता है कि ये मैं इस पे GC पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ओवरऑल करीब 10,000-12,000 डॉलर भी आ सकता है मिनिमम। तो उतना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले वो भी श्योर होना चाहेगा कि द पर्सन हु हैज कम देयर, भले ही वो इंडिया में कितना भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लेकिन US में आके वहां भी अपने आप को जो प्रूफ करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बनेगी, तब जाके फिर पता चलेगा कि हाँ इसको जो है, इसको लॉन्ग टर्म रखने में फायदा है हमें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या ये सबके लिए बिजनेस है, एम्प्लॉय भी पैसा कमा रहा है अपने लिए, और जो GC के प्रोसेस में जो एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्टेड होगा, ऑब्वियसली वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि आपके स्किल में इंटरेस्टेड है, आपके परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है, तो वो भी अपने बिजनेस पर्पस के लिए आपको हायर कर रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि GC होने के बाद आपके कोई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती या कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि यू हैव टू बी इन द जॉब, बट इंटेंट यही होता है कि GC का कि आपको जो H1 के चलते दिक्कत होती है, अनसर्टेनिटी होती है वीसा से रिलेटेड, वो आपकी खत्म होती है, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी है वो थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाती है GC, नो डाउट अबाउट दैट, इवन योर पर्सनल लाइफ एंड मेनी अदर एडवांटेज। आई मीन दैट्स अ बिग टॉपिक, बट शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन प्रणय इज कि कोई लीगल बाइंडिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट लॉयर, अगेन डिस्क्लेमर कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बट जो मैंने ड्यूरिंग माय USA स्टे मैं सुना हूँ, ये अभी भी जो लोगों से बात करता हूँ, this is how it is interpreted by lawyers and those who are experienced VC holders. थैंक यू संजय, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है कि जो GC है वो जो H1B वीजा जिसके पास है वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल करता है या उसको भी एम्प्लॉयर ही फाइल कर सकता है और इंडिविजुअल नहीं कर सकता? जहां तक मुझे पता है इनिशियली आपको एक एम्प्लॉयर के थ्रू ही वो करना पड़ता है, और एम्प्लॉयर के थ्रू आप बेसिकली उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हम कभी GC को कवर करेंगे तो, बट शॉर्ट आंसर इज कि हाँ आपको किसी न किसी एम्प्लॉयर को आपको ये इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि देयर आर फॉलोइंग रीजंस ड्यू टू विच आई वांट दिस पर्सन टू कंटिन्यू वर्किंग विथ मी फॉर लॉन्गर पीरियड। इसलिए इसको बेसिकली उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेटस, जिसमें बेसिकली उसका जो करंट वीसा स्टेटस है H1B, उसकी बजाय उसको GC में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उससे क्या है कि एम्प्लॉयर को उस रिसोर्स की कंटिन्यूटी काफी मिलेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही आपको होना पड़ेगा फॉर अ बिग पार्ट ऑफ द स्टेज। एक स्टेज आता है जब आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, बट आई थिंक जब GC को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जो भी मुझे जानकारी मिलेगी उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। थैंक यू संजय। संजय, एक और बात, जो H1B फ्रॉड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो खासकर मार्च 23 एप्लीकेंट्स के लिए जो H1B वीजा में जो फ्रॉड हुआ है उसका रूट कॉज क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस फ्रॉड? ठीक है, तो जो रूट कॉज है वो एक टेक्निकल है और एक कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ USA, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसमें अधिकतर इंडियंस ही हैं, तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसके कारण में, वी ऑल नो कि देयर आर इकोनॉमिक रीजंस फॉर दैट, देयर आर नॉन इकोनॉमिक रीजंस फॉर दैट। मोस्टली इकोनॉमिक रीजंस के चलते a lot of people who are working in IT field and even some in non-IT field, they want to go to USA ताकि वहाँ जाके ज़्यादा पैसे कमा सकें। किसी को वहाँ का वर्क कल्चर भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है, किसी को एज अ कंट्री ही वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज इंडिया एंड USA आर वेरी डिफरेंट, वी ऑल नो दैट राइट। तो कारण जो भी हो, तो एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है उसमें टेक्निकल रीजन ये था कि एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मार्च 2020 से। वो ये है कि जितने एम्प्लॉयर्स हैं वो USCIS के वेब पोर्टल पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर उन्होंने किया है, और वो खुद अपने पोटेंशियल एप्लीकेंट्स के
लिए जो है सिर्फ पासपोर्ट नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स देके वो उनको रजिस्टर कर सकते हैं, और उसकी फीस सिर्फ $10 थी इस साल तक, अभी तक। तो एक तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया, दूसरा इसमें खर्चा भी बिल्कुल नहीं था। अब आप बोलेंगे ये आसान कैसे हो गया? तो 2020 के पहले यदि हम मार्च अप्रैल 2019 की बात करें या 18 उससे पहले की बात करें, तो उस समय क्या था कि पूरा का पूरा H1 एप्लीकेशन, जो जितने भी पूरा बंडल ऑफ पेपर्स लगते थे और जितना भी टोटल फीस होता था $2,000-3,000 प्लस जो लॉयर का फी होता था वो भी चार्ज होता था, मतलब एक तरह से $4,000 से $5,000 का इन्वेस्टमेंट था फॉर ईच एप्लीकेंट बिफोर मार्च 2022। ठीक है, वो अब शिफ्ट होके आ गया कि आप पोर्टल पे बस आपको 3-4 फॉर्म एंट्री करनी है, $10 का फीस पड़ता है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना फर्क आ गया। सो दिस वाज अ ग्रेट चेंज बाय यूएससीआईएस, और वो उसमें कन्वीनियंस भी बहुत आया, खर्चा भी बहुत आया, और उसका इंटेंशन ये था कि प्रोसेस को इतना आसान कर लो, उस फीस को इतना कम कर दो ताकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। लेकिन ये था कि उसके रूल्स रेगुलेशंस मेंशन थे कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आप मल्टीपल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कौन से मल्टीपल एप्लीकेशन अलाउड है, कौन से नहीं अलाउड है। तो अब ये सुविधा तो दी गई, उसका काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत बढ़े हैं साल 2020 से, वो ही अपने आप में प्रूफ है कि इस प्रोसेस को कितना वेलकम किया गया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि कन्वीनियंट बहुत हुआ, और यूएससीआईएस को प्रोसेसिंग भी बहुत कम करनी पड़ी, खर्चा यूएससीआईएस को खुद भी प्रोसेसिंग का खर्चा काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जो रेलिवेंट थे वही लोग रजिस्ट्रेशन की लॉटरी के बाद फिर वो अप्लाई करते थे अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2020 के बाद। तो टू पुट इट ब्रीफली मैं ये बोलूँगा कि जो चेंज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक H1 एप्लीकेशंस जस्ट बाई पेइंग $10 फ्रॉम मार्च 2020, उसके चलते ये प्रोसेस बहुत आसान और कम खर्चे वाला हो गया। तो ज़्यादा लोग उसमें आएंगे भी, क्योंकि आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड ऑलरेडी इंडिया से बहुत था, बाकी कंट्री से बहुत था। इंडिया में ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर इंडियंस ही H1 पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है शायद 60-70% तक भी है वो। ठीक है, तो ये 2020-21 तक चला गया। तो जो मैं पहले डेटा बोल रहा था, मैं इसको रॉन्ग में वही बताऊंगा, आपको नंबर से ही पता चलेगा। तो टोटल एप्लीकेशंस जो थे, जैसे मार्च 2020 में 2,70,000 के आसपास था, 2021 मार्च में वो 3 लाख हो गया, और 2022 में 4,74,000 हो गया, और इस साल मार्च 2023 में 7,58,000 हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहला साल चूंकि कह सकते हैं कि नया नया था, कई लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, कुछ नया सिस्टम था, तो बहुत लोग सस्पिशियस भी होंगे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसमें जो गलत हुआ है वो ये हुआ है कि एक कह सकते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, और उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि गलत कहाँ हुआ है और किस चीज़ को एज ए लूप होल रॉन्ग यूज किया गया है। और अगेन जो मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, इट्स नॉट अ लीगल कंक्लूजन। मैं एज अ लेमैन जो जानता हूँ, आई हियर लॉट ऑफ इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस, तो उस बेसिस पे मैं लिटरेचर और कंटेंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो अब जैसे कोई एक एप्लीकेंट जो है 4 अलग अलग कंपनी, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सारे कंपनी चूंकि फैमिलियर्स नेम है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो इन तीनों से उनको ऑफर लेटर आया H1 के लिए, उन तीनों में उसने अप्लाई कर दिया, तो इसमें कोई गलती नहीं। तो यूएसआईएस ने यही बोला कि यदि वन एप्लीकेंट है, उसको मल्टीपल जगह से ऑफर है, तो मल्टीपल H1 एप्लीकेशंस में डाल सकता है, कोई इशू नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये होती है, यदि उस एप्लीकेंट को से कोई कंपनी वाई मिल गई है, ठीक है, और वाई ने उस एप्लीकेंट को बोला भी नहीं या बोल भी दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या है कि वो अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, पेरेंट्स, अंकल्स, मतलब या फ्रेंड्स, उनसे जो रिलेटेड कंपनीज थी, उनमें उसका एक ही साथ एप्लीकेशंस डाल दिया। और बात सिर्फ एक एप्लीकेंट की नहीं थी। मान लो कोई कंपनी वाई है, उसके पास सिर्फ 85 एप्लीकेंट्स थे, और उन 50 एप्लीकेंट्स को उसने क्या किया है, उसने ये सारे Y1, Y2, Y10 कंपनी सब में अप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बहुत ऑब्वियस सा लगता है कि जैसे इस प्रोसेस का मिसयूज करने की कोशिश की गई है।
मल्टीपल एप्लीकेशंस अलाउड थे, लेकिन इस तरह से अलाउड नहीं थे। और ये प्रोसेस हम देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि जिस प्रपोर्शन में लॉटरी में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए हाँ उस कंपनी ने Y1, Y2, Y3, बिल्कुल Y10 में बिल्कुल डाल दिया, तो 550 एप्लीकेशन एक्चुअली बन गया आपको 500 एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये हुआ कि जो 50 एप्लीकेशन वाई कंपनी के पास थी उसने 10 कंपनी को दिया। तो अब क्या है कि 50 लोगों के जो 50 एप्लीकेशंस थे वो पर पर्सन अब 10 एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। तो अब यदि पर पर्सन 10 एप्लीकेशन हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप समझिए कि करीब 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोबेबिलिटी के गेम को करने के लिए और क्यों किया होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना तो था, पहले कॉस्ट था $4,000-5,000, तो उसके चलते वो उसको बढ़ाने का सोच सकते थे कि भाई ठीक है $5,000 मीन्स पर पर्सन मुझे $50,000 खर्चा करना पड़ेगा, इतना पैसा कौन खर्चा करेगा। अब क्या था, सिर्फ $10 वाज इन प्ले। अब $10 को $100 हु केयर्स, कुछ नहीं, पीनट्स है, ठीक है। तो इस चूंकि आप कह सकते हैं, यदि मैं बहुत ही क्रूड शब्द में बोल रहा हूँ, गलत करना थोड़ा आसान हो गया, गलत करना थोड़ा सस्ता हो गया, इसलिए गलती की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, ठीक है। सो मैं क्रूडली यदि बोलूँ तो ये बोलूँगा। और इसमें हमें ये लग रहा है कि शायद लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर इन्वॉल्व इन दैट बिकॉज द इंडियन कंपनीज आर मोस्टली इनटू दैट। बहुत सारी और भी कंट्रीज के कंपनी होंगी, बट वी ऑल नो दिस इज अ वेल नोन फैक्ट कि ज़्यादा एप्लीकेंट जिस कंट्री के होंगे उससे रिलेटेड कंपनीज भी ज़्यादा होंगी जो उसमें एंगेज्ड होंगी, तो फ्रॉड्स भी उनकी ज़्यादा होंगी। तो अब यही है कि अब बिकॉज दिस ईयर इट हैज़ गॉन सो रॉन्ग बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो नाउ इट इज टोटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो हमने पहले डिस्कस किया कि चूंकि ये अब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा लूप होल हो आगे पीछे तो कोई परफेक्शन में नहीं चलता है, लेकिन आपने इसको कुछ ज्यादा ही 100x इसको मल्टीप्लाई करके करनी, तो इतना तो गलत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्होंने लूप होल का एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल बना दिया, तो दैट्स व्हाई दिस इशू इज कमिंग। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।